हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट 2 हमारा चल रहा है और उसमें हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था और संधारित्र की धारिता भी ज्ञात किया था। आज हम संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, परंतु संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, पूर्ण रूप से नहीं आंशिक रूप से भरा है, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच में, जब उसमें आंशिक रूप से, ऐसे लिख सकते हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है ना, परावैद्युत पदार्थ भरा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं, एक बार चेक करना चाहूंगा सही चल रहा है सब कुछ। हाँ, संधारित्र की धारिता जब उसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। समांतर प्लेट की बात कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ पर लिख लेना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। चलिए ये समझते हैं उसको। ये मान लेते हैं समांतर प्लेटें हैं जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं, इनका क्षेत्रफल भी समान है और ये एक दूसरे से d दूरी पर हैं और इनके बीच में मान लेते हैं इतना बड़ा कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इस टाइप से, है ना, जिसकी मोटाई है t। मान लेते हैं t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया जिसका परावैद्युतांक है k, है ना। ये प्लस चार्ज वाला प्लेट है, यानी पॉजिटिव चार्ज का प्लेट, ये माइनस चार्ज का प्लेट है। अभी हमारा बनके समांतर प्लेट संधारित्र बनके तैयार हो गया। तो माना फलाना लिख लीजिएगा कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, दूसरी प्लेट पे माइनस चार्ज है और इनके बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई t है। तो यहाँ और यहाँ पर कितना डिस्टेंस बचा है, जब t मोटाई ये ले लिया तो यहाँ और यहाँ दोनों का मिला के d माइनस टी का, अगर इसको यहाँ कर दे तो आपको दिखेगा खुद, d माइनस टी डिस्टेंस बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला के d माइनस टी का डिस्टेंस बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम विभव निकालेंगे इस पट्टिका का और इस पट्टिका का विभव निकालेंगे। फिर उसके बाद Q बराबर सी भी होता है, फार्मूला हमने पढ़ा है, अगर C चाहिए तो Q बाई भी कर देंगे, टोटल भी निकाल के उसकी धारिता निकल जाएगी। आइए देखते हैं बहुत आराम से। तो पहले हम इस पट्टिका को लेते हैं, पट्टिका की मोटाई क्या है T, है ना। तो ये मान लेते हैं कोई मीडियम है, तो V मीडियम, V मीडियम, मीडियम का मतलब इस पट्टिका की बात कर रहे हैं, क्या होगा नहीं समझ पा रहे हो आप, V मीडियम, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि कोई QT बाई Q एप्सिलॉन 0 KA, है ना। ये मीडियम की बात यहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा था V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, है ना, ऐसा कुछ करके पढ़ा था आपने, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा इसको। तो V मीडियम निकल के आया QT बाई एप्सिलॉन 0 KA, यहाँ का विभव। अब भी इन एयर की बात करते हैं जो खाली स्थान है यहाँ पर और यहाँ इन दोनों का मिला के, तो Q T की जगह आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यही मैं बता रहा हूँ कि V बराबर आपने पढ़ा था QD बाई एप्सिलॉन 0A पढ़ा था, या A एप्सिलॉन 0 पढ़ा था,
ठीक है। इसी फार्मूले को हम, ये क्यू है, इसी फार्मूले को हम इस पट्टिका पे जब अप्लाई किए तो इसका डिस्टेंस कितना है टी, तो डी की जगह टी रखे, इसमें परावैद्युतांक रखा गया है के, तो उसका हमने यूज कर लिया के ए। ठीक, अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या बचा, जब टी ए ले लिया टोटल कितना था डी, बचा कितना डी माइनस टी, तो डी माइनस टी बटे में एप्सिलॉन 0 ए, के इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये निर्वात है, वायु है। तो टोटल विभव, कुल विभव आपका ज्ञात हो जाएगा भी मीडियम, भी इन मीडियम प्लस भी इन एयर। ठीक, भी मीडियम क्या है क्यू टी बटे में एप्सिलॉन 0 के ए, और भी इन एयर क्या है क्यू डी माइनस टी बटे में एप्सिलॉन 0 ए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भी इक्वल टू, कुल विभव को भी ले रहे हैं, क्या निकल के यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है। तो Q कॉमन ले लेंगे, Q बाई एप्सिलॉन 0 ए, जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर बचा T बाई के प्लस डी माइनस टी बटे में कुछ नहीं ठीक है, ये चीज बचा हमारे पास। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, भी इज इक्वल टू बचा यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन 0, इसको यदि हम पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, डी माइनस टी प्लस टी बाई की, है ना। ये है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रख देने पर उसकी धारिता इस प्रकार हमें प्राप्त होगी। टी क्या है, जो पदार्थ हमने रखा था टी चौड़ाई का, उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और डी क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की टोटल डिस्टेंस है। यदि केस वन ले लेते हैं, एक तो केस करके दो तीन बातें यहाँ समझते हैं। यदि प्लेट जो है, या पहले हम ये समझ लेते हैं छोटा सा एक, यदि t बराबर 0 हो, समझ रहे हैं, टी यानी परावैद्युत ये पट्टी ना हो तो क्या मिलेगा हमें, जब पट्टी नहीं रहेगी तो v इक्वल टू मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। तो d माइनस टी क्या हो जाएगा, d माइनस 0 प्लस t 0 है, जब t नहीं है तो k भी नहीं रहेगा, निर्वात में है, तो ये भी क्या होगा खत्म, ये पूरी पार्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ से बचा v इक्वल टू Q इंटू डी बटे में एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। यानी जब इनके बीच में निर्वात हो, ये कोई पट्टी ना हो, तो उनका विभव इस प्रकार से प्राप्त होगा। लेकिन माफ करना, चूंकि हम धारिता ज्ञात कर रहे थे, ओहो, इसको भी बाद में समझते हैं, पहले धारिता समझ लेते हैं। धारिता तो ज्ञात ही नहीं किया। C बराबर होता है Q अपान V, तो C बराबर Q बटे में V कितना प्राप्त किया आपने, Q बटे में एप्सिलॉन 0 ए, और अंदर क्या मिला था D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। Q से Q कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर गया तो बचा क्या, एप्सिलॉन 0 ए बटे में D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है धारिता की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है तब जब इनके बीच में टी मोटाई की कोई के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रख दी गई है, ठीक है। ये धारिता किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ स्लिप कर दें, आई होप आप नोट कर चुके होंगे, स्लिप कर देते हैं। तो यहां से हमें मिला था, ये लास्ट वाला हम पकड़ते हैं इस चीज को, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई की। दो तीन बातों को समझते हैं। यदि D बराबर T हो,
यानी इसके बीच में जो खाली स्थान है ये जो पट्टिका है, अगर ये पूरा भरा हो तब, ये पट्टिका यहाँ तक न रह के यहाँ तक हो, यानी टोटल डिस्टेंस में ये पट्टिका भरी हो, तो क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहली बात है ये, तो C बराबर एप्सिलॉन 0A बटे में D माइनस टी, यानी D बराबर T है, तो D माइनस टी, यानी D रख देते हैं क्योंकि T के बराबर D है, प्लस D बटे में K। तो यहाँ से हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0A, एप्सिलॉन 0A, ये क्या हो गया 0, तो D बाई K बचा, K ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0A बटे में D। ठीक है, K ऊपर चला गया, तो जब ये पट्टिका पूरी भरी रहेगी तो उसकी धारिता ये प्राप्त होगी हमें। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब हो ये पट्टिका न हो, निर्वात ही हो, इसके बीच में क्या हो, निर्वात ही हो, तो क्या होगा तब, C इक्वल टू आपने प्राप्त किया था एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A, T की जगह क्या रखना है 0, तो D माइनस 0 प्लस 0 बटे में K। तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0A बटे में ये हो गया 0, ये बचा क्या D। तो जब कोई पट्टिका नहीं रहेगी, इसका मतलब जब निर्वात रहेगा तो उसकी धारिता निर्वात वाली प्राप्त होगी, जो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में ये सब चीजें देख लिया है ना। केस नंबर 3, यदि K इनफाइनाइट हो, यानी परावैद्युतांक जो K है ये K न रह के अनंत हो, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो C इक्वल टू आपने फार्मूला क्या प्राप्त किया था, एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K, यहां पर दिख रहा होगा। चलिए चलिए, बहुत है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का इसमें भाग देंगे कितना होगा 0, तो बचेगा क्या एप्सिलॉन 0A बटे में D माइनस टी। यानी जब K इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, यानी परावैद्युतांक अनंत होगा, तो हमें ये चीजें प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसका अंतिम केस डिस्कस करते हैं, अंतिम केस डिस्कस करते हैं। स्लिप करें इतना, केस नंबर 4, केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। उसमें क्या बातें हैं, है ना बच्चों। केस नंबर 4 ये कहता है कि यदि इन पट्टिकाओं के बीच में, यदि इन दोनों पट्टिकाओं के बीच में ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये A है, इसका क्षेत्रफल भी A है, ठीक है, इस टाइप से समांतर प्लेट संधारित्र हमने बनाया था। और इसके बीच में मान लेते हैं बहुत सारी पट्टिकाएं हैं, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, मान लेते हैं बहुत सारी पट्टिकाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी पट्टिकाएं हैं जिनका परावैद्युतांक K1 है, K2 है, K3 है, और सारे हो सकते हैं। और इनकी चौड़ाई क्या है T1, यहाँ से T2 और यहाँ से T3। टोटल डिस्टेंस कितना है D। ठीक है, तो C बराबर क्या आपने प्राप्त किया था एप्सिलॉन 0A
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतना आपने ये फार्मूला आपने प्राप्त किया था। केस नंबर 4 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि क्या हो, ढेर सारी पट्टिकाएं हों, ढेर सारे परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं जिनकी मोटाई T1, T2, T3 है तथा चौड़ाई, और इनका परावैद्युतांक K1, K2, K3 है, तब क्या होगा? तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A D माइनस T1, T2, T3 जोड़ के तब ना घटाएंगे तो मिलेगा डिस्टेंस। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना, मान लेते हैं अनंत है, Tn तक है, ठीक, Tn तक है, तो ये मिलेगा हमें प्लस 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 T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, अगर n तक है तो Tn बाई Kn। इस प्रकार से धारिता हमें प्राप्त होगी। ठीक है, कब ऐसा होगा? जब ढेर सारी पट्टिकाएं T चौड़ाई की और जिनके अलग अलग परावैद्युतांक है, अगर समांतर प्लेटों के बीच में रख दिया जाए आंशिक रूप से, तो ये हमें धारिता ज्ञात करने का ये व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ठीक, अब अगला टॉपिक है हमारा, स्लिप करें, अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है हमारे पास, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है ना, दोनों प्लेट सेम आकार की हैं, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? d, प्लेटों के बीच में, और यहाँ पे निर्वात है, इनके बीच में क्या है? निर्वात है, माना फलाना, ऐसे करके लिख लीजिएगा आप लोग। तो यदि इसको Q मान लेते हैं, तो जब हम कार्य निकालेंगे, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जब निकालेंगे, तो इसको चार्ज करने में, इस संधारित्र को चार्ज करने में जो कार्य किया जाता है वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या लिख लेना? संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र को, या जो भी संधारित्र आप पढ़ रहे हो, समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये सूत्र आप पहले प्राप्त कर चुके हो, ठीक है, लेकिन धारिता में प्राप्त किया था। जो रूल्स आप धारिता में प्राप्त कर रहे थे सेम वही इसमें भी है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, ठीक, तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं इसको चार्ज करने में dq आवेश दिया गया है। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना संधारित्र को आवेशित करने के लिए dq आवेश दिया गया तथा कार्य इस प्रकार कार्य dq प्राप्त हुआ है ना। तो dw बराबर v dq,
इसकी वजह से जब क्यू चार्ज इसको दिया गया तो इस पे कार्य कितना हुआ, डी क्यू। अब मान लेते हैं कार्य हमने 0 से W तक किया और इसको आवेश दिया Q से Q बराबर 0 से Q तक, ठीक है। Q बराबर आपने C भी पढ़ा था बच्चा, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, Q बाई C, Q बाई C। तो dW हो जाएगा 1dx का समाकलन होता है बच्चा, 1dx का समाकलन होता है x। तो 1dW है जिसका क्या होगा, W लिमिट है 0 टू W, 0 टू Q, और V बराबर क्या है, Q बाई C डी Q। यहां तक समझ में आया, दिख रहा है यहां तक अच्छे से। तो यहां से फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यानी लास्ट वाला लिमिट रखेंगे फिर शुरू वाला, ठीक, बराबर 1/c को Q नहीं जानता इसलिए बाहर हो जाएगा, 0 टू Q Q डी Q। अब मैं आपको बता दूं x dx का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। यहां पर Q डी Q का क्या हो जाएगा, तो W बराबर, W में से 0 जाएगा, W ही बचेगा, 1/c, ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बटे में 2, Q स्क्वायर बटे में 2, लिमिट है Q टू 0 टू Q। रखेंगे लिमिट तो क्या रखेंगे, फाइनल लिमिट, फाइनल लिमिट Q है माइनस इनिशियल लिमिट, Q रख 0, Q की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो W बराबर आ गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यही कार्य इस संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये 2 है बच्चा, और ये है आपका Q, ये भी 2 है, ठीक है। अब आइए यहां से 2-3 चीजें देख लेते हैं। पहला मिला हमें, और इसको बदल के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर आपने प्राप्त किया है 1/2 Q स्क्वायर बटे में C। तो Q बराबर आपने क्या पढ़ा था, C भी, Q बराबर क्या पढ़ा था, C भी, रखो इसकी जगह। तो W बराबर 1/2 Q की जगह C भी स्क्वायर बटे में C। तो W बराबर आपको मिल जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा ये C भी, यानी C स्क्वायर भी स्क्वायर बटे में C, एक ठो C कट जाएगा तो W बराबर बचेगा 1/2 C भी स्क्वायर। यही कार्य याद रखना, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये मैं लिख दे रहा हूं U, यही है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में संचित होता है, ठीक है। अब आपने 2 प्राप्त कर लिया, एक व्यंजक ये है, इसको मैं बट करके लिख देता हूं, बट, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये तो मिल गया, और हम इसको और चेंज कर सकते हैं, Q बराबर C भी होता है। अब C बराबर क्या होता है, Q बराबर C भी, V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ V बराबर Q बाई C पुट करिए जरा, तो Q बाई C, C स्क्वायर C से कैंसिल, तो Q स्क्वायर बाई C, नहीं, C बराबर Q बाई V हम पुट करते हैं, C बराबर Q बाई V, ठीक। तो Q बाई V हम रखेंगे, तो यहाँ से देखिए W बराबर, यानी U बराबर हमने लिख दिया, U है ये, यही ऊर्जा संचित होती है, यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C की जगह पे Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो U बराबर ये निकल के आ जाएगा, V से एक V कैंसिल, ये हमने प्राप्त कर लिया है क्या, Q भी, नहीं, 1/2 Q भी, ठीक है। अब समझिए ये कब ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, फिर लिखते हैं इसको।
ठीक है, स्लिप करें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें 3-5 नहीं है। आइए अब समझते हैं कि इन तीनों फार्मूलों को कब लगाएंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। तो U बराबर मिला था 1/2 CV²। ये फार्मूला तब यूज होगा जब संधारित्र आवेशित हो रहा हो। जब संधारित्र आवेशित हो रहा हो। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? U बराबर 1/2 Q²/C। ये फार्मूला तब लगेगा जब संधारित्र आवेशित हो चुका हो। आवेशित हो चुका हो। और एक लास्ट में बचा है U बराबर 1/2 QV। ये तब यूज होगा जब संधारित्र अनावेशित हो रहा हो, यानी डिस्चार्ज हो रहा हो। ठीक है, ये तीनों फार्मूले कब कब अप्लाई करोगे आप समझ लीजिए। कब यूज होगा? जब संधारित्र आवेशित हो रहा है। और ये कब यूज होगा? जब संधारित्र आवेशित हो चुका है। और ये क्यू भी यूज होगा जब संधारित्र अनावेशित हो रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, स्लिप करें बच्चों, अगले टॉपिक की ओर बढ़े हैं। स्लिप कर दें। ठीक है, हमारा अब अगला टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन या संयोजन, है ना। जैसे आप प्रतिरोध में कक्षा 10 में पढ़े थे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार धारिताओं का भी संयोजन होता है। आइए, तो दो प्रकार से इसका मुख्य रूप से संयोजन करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, पहले श्रेणी क्रम संयोजन समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में एक संधारित्र को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ठीक है, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, 3 ठो लेते हैं, 3 ठो बस, इतना बहुत है। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? एक ये संधारित्र हो गया, समझिए, एक ये प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, प्लस Q माइनस Q, और यहाँ पर प्लस Q माइनस Q, ठीक है। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को और दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से पुनः तीसरी संधारित्र के पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट से, फिर पुनः तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के कितना लिए हैं? 1 2, ये क्या हो जा रहा है, इसमें बड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा। एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया, ठीक। अब अच्छा से दिखेगा, ये प्लस Q, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q, ये माइनस Q चार्ज है, ठीक है, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, ठीक, दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे प्लेट की तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे की दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं, और फिर इन दोनों को, लास्ट वाले और पहले वाले को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो संधारित्रों का इस प्रकार का समायोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है
है ना। संधारित्रों का इस प्रकार से संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, तीनों संधारित्रों का चार्ज समान है। ठीक है, तो माना फलाना लिख लीजिएगा, जैसे हमने बोला है उसी हिसाब से आप अपने मन से लिखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। जब भी बैठिए नोट्स लेके बैठिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए और किताब भी साथ में रखे रहिए। ठीक है, ये पहली संधारित्र थी, ये दूसरी संधारित्र है, ये तीसरी संधारित्र है। देखिए तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे की दूसरी प्लेट। ठीक है, फिर दूसरी की पहली प्लेट और पहली की दूसरी प्लेट जब आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं तो इस प्रकार से संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, जब संधारित्रों का इस प्रकार संयोजन होता है तो उसकी धारिता निकालते हैं। और संयोजन क्यों करते हैं, कभी कभी हमें संधारित्रों का संयोजन उसकी धारिता बढ़ाने या कम करने के लिए इसका संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो Q बराबर क्या पढ़ा था, Q बराबर C भी पढ़ा था आपने। ठीक है, पहले एक बात समझ लेते हैं, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है। तो टोटल भी यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा टोटल भी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर मैं यहाँ बता देता हूँ कि बच्चों Q बराबर होता है C भी, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो इन तीनों की धारिता, इसकी धारिता C1 है, मैं विभव यहाँ लिख देता हूँ, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है। ठीक, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। तो V बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो Q बाई C, Q बाई C1, आवेश नहीं बदलने वाला है। श्रेणी क्रम संयोजन में नोट करके एक बात लिख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नहीं बदलने वाला होता है। प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q बाई C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ से Q से Q आपका कैंसिल हो गया, तो निकल के आया यहाँ से बन के आया हमारा, यहाँ से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ या यहीं पे शायद, यहाँ से निकल के आया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, ये है इसकी तुल्य धारिता। यह है समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता। यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तब तुल्य धारिता, जब n संधारित्र रहेंगे तो इसकी तुल्य धारिता होगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN तक, जितनी भी होंगे सब उनका व्युत्क्रम का सम करते हैं। यहाँ से हमें समझ में आया कि श्रेणी क्रम संधारित्र में संधारित्र की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इधर स्लिप कर दें क्या, इधर मैं स्लिप कर दे रहा हूं बच्चों कि यहीं देखते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं। यहां से समझ में आया संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों के, अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता उसके अलग अलग संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर
होता है। ठीक है, इस बार इस पर एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, है ना, C और 2C करके पूछा था। स्लिप करें, अभी इसको पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर इस पर हम एक अच्छे न्यूमेरिकल कम से कम 50 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया होगा। समांतर क्रम संयोजन देख लीजिए जरा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम पढ़ लिया। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी संधारित्र अलग अलग नहीं, एक ही जगह, एक दूसरे से नहीं, एक जगह पे जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, यहां से ये जुटा है, यहीं से ये भी जुटा है, ये भी जुटा है यहीं से। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, इसका विभव भी है। तो इस प्रकार यहां से जो सब में विभव होगा वो समान ही होगा, भी, परंतु आवेश बदल गया। यहाँ पर होगा प्लस Q1, यहाँ पर होगा माइनस का Q1, यहाँ पर होगा प्लस Q2, यहाँ पर होगा माइनस Q2, यहाँ पर प्लस Q3, यहाँ पर होगा माइनस Q3। ठीक है, माना फलाना आप अपने से लिख लीजिएगा। इसकी धारिताएं C1, C2, C3 है। ठीक, अब इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में विभव आपका कांस्टेंट होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभव कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे। तो Q बराबर आपने C भी पढ़ा था। अगर इस पूरे संयोजन का अगर हमें तुल्य आवेश चाहिए, कुल आवेश चाहिए, तो कुल इसका पहले का आवेश कितना है, Q1 का C1 भी, दूसरे का Q2 का C2 भी, और तीसरे का C3 भी। अगर कुल चाहिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुल आवेश अगर चाहिए तो Q बराबर Q1 कितना है, C1 भी, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C भी, Q बराबर C भी होता है। तो Q1 भी प्लस Q2 भी, ओहो, C1 भी है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। तो C भी कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल, C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में हो, तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तब तुल्य धारिता हो जाएगा C बराबर, ठीक है, C1 C2 प्लस C3 था, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN तक। ठीक है, यहां से क्या समझ में आया, अतः हम यहां से कह सकते हैं, अतः संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में, अतः समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्र की तुल्य धारिता सभी संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है,
आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर समझा देता हूँ कि इस प्रकार के संयोजन में विभव आपका कांस्टेंट होता है, आवेश बदलता रहता है, तो टोटल आवेश निकालने के लिए सबका आवेश जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद Q बराबर C भी होता है, तो पहले वाले का C1 भी होगा, दूसरे वाले का C2 भी होगा, तीसरे वाले का C3 भी। यहाँ से भी कॉमन लेके V से भी कैंसिल कर दिया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये कहानी मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें। एक बात और बच्चे, इसको नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए, इसको नोट करते जाइए, किताब लेके बैठिए, समझते रहिए, किताब भी पढ़िए, जो समझ में ना आ रहा है वो पूछ सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। दूसरी चीज, यदि आप हमें पर्सनल जानते हैं तो फोन करके भी बोल सकते हैं इस बात को। दूसरी चीज, ये लेक्चर नंबर 6 था। अब हम लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम ये पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी क्वेश्चंस हैं कुमार मित्तल और एनसीईआरटी में तो 1-2 ही दिया है केवल, सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कम से कम 2-3 दिन इसको सॉल्व करें, कम से कम 40 क्वेश्चन करना है इस पे। और ये पक्की बात है, ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, ऐसे ही एक बार छूट जाता नहीं तो उसे पूछता जरूर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।